नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। डीआरडीओ अब एक नए हाई पावर लेजर वेपन सिस्टम के लिए इंडस्ट्री पार्टनर्स को तलाश रहा है जो कि इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में सहयोग करेंगे। दरअसल इस प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो एक इंटीग्रेटेड बीम कंट्रोल सिस्टम को बनाना है जो कि एक क्रूशियल एलिमेंट होता है लेजर की ऊर्जा को सटीक रूप से निर्देशित और केंद्रित करने के लिए। और इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए डीआरडीओ जिस भी भागीदार को चुनेगा उसको बीम कंट्रोल प्रणाली के लिए शुरुआती डिजाइन भी दिया जाएगा और शुरुआती फ्रेमवर्क डीआरडीओ और चुने हुए जो भागीदार हैं दोनों की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए संयुक्त विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आप सब जानते हैं कि ये दुनिया भर में काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं और ये सिस्टम पारंपरिक हथियारों की तुलना में कई फायदे देते हैं, जैसे कि सटीक लक्ष्यीकरण की अनुमति देना, साथ ही प्रति शॉट लागत भी कम होती है, लो लॉजिस्टिक फुटप्रिंट्स आदि। वैसे तो दोस्तों हम इस सिस्टम को जो कि बीम कंट्रोल सिस्टम है उसे बाहर से भी खरीद सकते थे, लेकिन डीआरडीओ इसे देश में ही बनाना चाहता है। इसीलिए जो कंपनीज है उनके साथ बातचीत की जा रही है ताकि भारत को इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी तैयार हो रहा है और कल तक हमारे पास इसकी कोई फोटो नहीं आई हुई थी, लेकिन अब इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल सामने आई हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये जो FWD-200B है जिसे कि बेंगलुरु स्थित कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 498 किलोग्राम का होगा। इसकी ऑपरेशनल सीमा 200 किलोमीटर की होगी और इंड्योरेंस टाइम 10 से 13 घंटे का होगा। हालांकि जो इमेजेस सामने आई उसमें देखा जा सकता है कि गैसोलीन इंजनों के द्वारा ऑपरेटेड इसके 4 प्रोपेलर दिखाई दे रहे हैं और ये एक फ्लाई मोड मॉडल की तरह दिख रहा है। और अभी भी FWD-200B के उड़ान परीक्षण, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट और डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये बात तो साफ है कि स्वदेशी बमवर्षक यूएवी में भारत का प्रवेश देश की रक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत के पास जब से S-400 आया तब से पाकिस्तान को इससे काफी बड़ी टेंशन हो गई है। 2026 तक भारत को और 2 S-400 मिसाइल सिस्टम्स मिल जाएंगे और भारत S-400 से हवाई खतरों का मुकाबला आसानी से कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान परेशान इसीलिए है क्योंकि जो S-400 की डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर एक रीजनल स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को प्रभावित कर रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास इस तरीके का कोई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है क्योंकि उसके पास अपना बॉर्डर सीमित है, लेकिन भारत के पास एक बड़ा भूभाग है और पाकिस्तान के लिए यही सबसे बड़ी भौगोलिक बाधा भी बन रही है S-400 को लेकर। दरअसल इंडियन एयरफोर्स के शस्त्रागार में S-400 का इंटीग्रेशन इंडियन एयर डिफेंस क्षमताओं को काफ़ी मजबूत करता है। इसकी पहुंच लंबी है और ये एडवांस टेक्नोलॉजी और प्रूवन इफेक्टिवनेस के साथ हवाई खतरों से निपट सकता है। और जैसे ही भारत को बाकी के S-400 स्क्वाड्रन्स मिल जाएंगी तो भारत की जो वायु रक्षा अम्ब्रेला है वो और ज़्यादा व्यापक हो जाएगा, जिससे कि देश की निरंतर हवाई सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने अब सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट पर रुद्रम 3 मिसाइल के इमीडिएट इंटीग्रेशन के लिए एक टेंडर जारी किया है और ये जो इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है उसका फोकस नॉन UMC यानी कि यूनिफाइड मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट है सुखोई 30 MKI वेरिएंट के लिए। रुद्रम 3 जो कि स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है और इसकी स्पीड मैक 5 से ज़्यादा है और ये भारतीय हथियार प्रणाली भारतीय वायुसेना की आक्रामक क्षमताओं को काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाती है, जिससे कि दुश्मन के जो रडार स्टेशन हैं और जो उनके महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं उन पर भारत लंबी दूरी से हमला कर सकता है। हालांकि ये जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है उसमें विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए और उन्नत यानी कि और एडवांस BD4 USKMB बम रैक पर रुद्रम 3 को समायोजित करने के लिए सुखोई 30 MKI के स्टेशन नंबर 5 और 6 में मॉडिफिकेशन भी किया जाएगा और सीमलेस ऑपरेशन के लिए रुद्रम 3 मौजूदा मिशन कंप्यूटर और सुखोई 30 MKI के डिस्प्ले प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करेगा और ये जो कम्युनिकेशन है वो मौजूदा MIL STD 1553B डेटाबेस नेटवर्क द्वारा आसान बनाया जाएगा, जिसमें कि डिस्प्ले बस और एवियोनिक्स बस दोनों शामिल है। रुद्रम 3 को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में इंटीग्रेट करने से भारतीय वायुसेना का कदम अपनी एयर कॉम्बैट क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाना है। ये स्वदेशी हथियार प्रणाली सुखोई 30 MKI के एडवांस प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को आधुनिक युद्ध सिनेरियो के लिए एक शक्तिशाली लंबी दूरी की स्ट्राइक सॉल्यूशन से लैस करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना अब अपने आर्मर्ड मोबिलिटी को
और ज़्यादा मजबूत करने पर विचार कर रही है, जिसमें कि अमेरिका के साथ में विकसित किए गए स्थानीय रूप से निर्मित स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल और डीआरडीओ से स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए आईसीवी दोनों को शामिल किए जाने की योजना है। भारतीय सेना एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट के माध्यम से अमेरिकी विशेषज्ञता को अपने इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल फ्लीट में इंटीग्रेटेड करना चाहती है और इस योजना में विशेष रूप से भारतीय आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किए गए स्ट्राइकर आईसीवी की सीमित संख्या यानी कि शुरुआत में लगभग 100 शामिल किए जाएंगे और बाद में यह ऑर्डर 300 तक जा सकता है, जिनका डेवलपमेंट और उत्पादन भारत में किया जाएगा। और ये जो वेरिएंट है वो भारतीय सेना की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करेगा, खासतौर पर चुनौतीपूर्ण इलाकों में ऑपरेशनल डिमांड्स को पूरा करने के लिए ये एक अधिक शक्तिशाली इंजन को अपने साथ शामिल करेगा। बता दें कि जो निजी भारतीय कंपनियां हैं उनके द्वारा स्ट्राइकर आईसीवी का घरेलू उत्पादन संभव हो सकेगा, जिससे कि अधिक आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र में आएगी। ऐसे में भारतीय सेना दोनों को यानी कि स्ट्राइकर जिसे कि संयुक्त रूप से बनाया जाएगा और साथ ही डीआरडीओ के द्वारा डिजाइन किए गए जो आईसीवीज हैं उन्हें भी शामिल कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत फोर्स के अध्यक्ष बाबा कल्याणी ने कहा कि आर्मीनिया को हाल ही में भारत से मिली एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी कि ATAGS 155 mm/52 कैलिबर टोड गन को यूजर फ्रेंडली अपग्रेड दिया गया है। आर्मीनिया में तैनात ATAGS में स्थानीय भाषा में इंटरफेस के साथ बैलिस्टिक कंप्यूटर है और ये जो कस्टमाइजेशन है वो आर्मीनियाई आर्टिलरी के कर्मचारियों के लिए ऑपरेशन को सरल बनाती है, जिससे कि जो ट्रेनिंग का टाइम और गलतियां हैं उसकी संभावना कम हो जाती है। साथ ही बाबा कल्याणी ने बताया कि ATAGS आर्मीनिया की सैटेलाइट प्रणाली से जुड़ने के लिए भी अनुकूल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए अतिरिक्त एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स जिन्हें कि XLUVs कहा जाता है उनके डिजाइन और विकसित करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू करी है और ये पहल पानी के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का भी प्रतीक है। 2023 में अप्रूवल इन प्रिंसिपल इस परियोजना के लिए दिया गया था, जिसका लक्ष्य 2025 तक XLUUV का एक प्रोटोटाइप बनाना है, जिसके सफल परीक्षण के बाद कम से कम 12 XLUUVs को शामिल भी किया जाएगा। बता दें कि ये जो XLUUVs हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होंगे और ये काफ़ी परिष्कृत अंडर वाटर ड्रोन के रूप में काम करेंगे। भारतीय नौसेना XLUUVs को इसलिए शामिल करना चाहती है कि इनके जरिए खुफिया निगरानी और टोइंग मिशन किए जा सके, पनडुब्बी रोधी अभियान किए जा सके, एंटी सरफेस वॉरफेयर किया जा सके और माइन काउंटर मेजर्स के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें आ रही है कि क्या भारत अमेरिका से F-21 फाइटर जेट्स खरीदेगा। दरअसल दोस्तों आपको मैं बता दूं कि लॉकहीड मार्टिन ने अपने F-21 का ऑफर भारत के MRFA टेंडर में किया हुआ है, लेकिन दोस्तों जो फॉरेन की लॉबी है वो इस फाइटर की इतनी विशेषताओं को लेकर यहाँ पर आ गई है कि वो प्रेशर बना रही है कि भारत को F-21 विमान खरीदना चाहिए, जबकि हम हमेशा से इसके पक्ष में नहीं रहे हैं। भले ही F-21 की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर अमेरिका ने प्रस्तुत किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया कि F-21 फाइटर जेट अब तक का निर्मित सबसे उन्नत F-16 संस्करण से भी काफ़ी घातक है, जिसमें कि F-35 लाइटनिंग II और F-22 रैप्टर के भविष्य के एवियोनिक्स शामिल हैं। ये विमान 10 मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है और लॉकहीड मार्टिन ने कहा कि उन्होंने सिर्फ भारत के लिए F-21 को बनाया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूं कि दुनिया के जो देश हैं वो 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर ध्यान दे रहे हैं और अमेरिका के सहयोगियों की भी अगर बात की जाए तो वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, या तो वो बना रहे हैं या फिर वो अमेरिका से खरीद रहे हैं। ऐसे में दोस्तों F-21 फाइटर जेट जो कि 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए अमेरिका भारत में मार्केट ढूंढ रहा है और उसे पता है कि भारत का MRFA टेंडर में 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, तो ऐसे में वो बढ़ा चढ़ाकर F-21 को यहाँ पर दिखा रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों अभी हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस की CEO ने सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडोनेशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ एक मीटिंग की है जो कि 7th जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी के साथ साथ हुई और इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने ब्रह्मोस डील के लिए जो कीमतों का निगोशिएशन है उसे कंक्लूड किया है और कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल की डील यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले कुछ महीनों में साइन हो जाएगा और इंडोनेशिया दूसरा वो देश बन जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ को 2015 और 2017 में K5 और K6 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए अप्रूवल मिल गया था। अब कुछ रिपोर्ट आई हैं वो बताती हैं कि इन मिसाइलों के लिमिटेड रेंज में अंडर वाटर टेस्ट किए जा रहे हैं जो काफ़ी पहले शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं कि मर्फ क्षमता वाली K5 और K6 मिसाइलें
इन्हें S4 और S4 स्टार SSBN में इंटीग्रेट किया जाना है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आने वाली जो 13,000 टन की S5 क्लास की SSBN है वो एक मेन लॉन्च प्लेटफॉर्म होगा K8 SLBM का। आप देखिए दोस्तों, K8 पर भी भारत काम कर रहा है और ये जो K8 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि भारत इसी साल जनरल इलेक्शन के बाद 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील अमेरिका के साथ करने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड अब ब्रह्मपुत्र क्लास के फ्रिगेट का मिड लाइफ अपग्रेड कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना के S6 बॉम्बर ने हाल ही में एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसमें कि चाइना अब काफी तेजी से एंटी एक्सिस ऑब्लिक एरिया डिनाइल स्ट्रेटेजी पर काम कर रहा है। S6 बॉम्बर ने जो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, इस मिसाइल को S6K के सेंटर विंग पाइलॉन में इंटीग्रेट किया हुआ था, जिसके किनारों पर 2PZD-21 लिखा हुआ था। यह मिसाइल का एक पद नाम हो सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये KD-21 या फिर YJ-21 हो सकती है और इस मिसाइल को लैंड अटैक और एंटी शिप मिसाइल के लिए तैयार किया गया है। दूसरी बात यह है कि दोस्तों ये जो मिसाइल है वो रशियन किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की तरह दिखाई दे रही है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।